Good morning students, welcome to online classes in chemistry. Students, today we study a next topic in D and F block elements in their chemical property. पिछली क्लास में हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। मैंने एक पॉइंट बताया था केमिकल प्रॉपर्टी में। आज मैं दूसरी पॉइंट बात करूंगा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है डी एंड एफ ब्लॉक में, इनका क्या होता है। डी ब्लॉक का मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, कितनी होती है। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह अगर आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हमें निकालने के लिए या देने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है वही होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो जब हम आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ग्रुप या इन द ट्रांजिशन सीरीज लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब हम इस ग्रुप के ट्रांजिशन सीरीज के ग्रुप में हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, कहां से, लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है, क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीज द न्यूक्लियर फोर्स। ये होता क्यों है, जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए वह एनर्जी जो होती है इंक्रीज करती है। मतलब अगर हमको ये अगर न्यूक्लियस से डायरेक्टली या कंप्लीटली बहुत क्या नाम है हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बहुत ज्यादा है तो इसको निकालने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट ग्रुप में जाते हैं एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूविंग करने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। क्लियर है, चलिए अब देखिए मैं बात करूं इसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, जिसमें होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ड्यू टू वेरी लेस डिफ्यूजन बिटवीन NaCl, less diffusion between NaCl and N-1d cell। ठीक है, NaCl and N-1d cell के बीच में जो लेस एनर्जी डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ लेस एनर्जी जो होता है, both the cell are participate इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों सेल क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होता है। ठीक है, या कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वह क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं। मैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ज्यादा हाई नहीं होता है, लो ही होता है। मान लीजिए देखा जाता है -+2 से +3 के बीच में
इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बट फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, जब ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वह हाई होती है। जैसे आपका सीजियम हुआ एंड रुबिडियम हुआ, आरयू, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाई होती है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करूंगा कि यह कुछ कलर्ड आयन भी बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, यह कुछ कलर्ड आयन बनाते हैं। बनाते क्यों हैं? ड्यू टू इनकम्प्लीट डी सबसेल। क्यों करते हैं यह? ड्यू टू इनकम्प्लीट डी सबसेल। जब डी सबसेल इनका इनकम्प्लीट होता है तभी यह कलर्ड आयन बनाते हैं। और कलर्ड आयन बनाते हैं और जब इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जब इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका जो डी सबसेल होता है इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट होता है और यह रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और विजुअल रीजन में हो जाते हैं। क्लियर है? इनका डी सबसेल इनकम्प्लीट होने की वजह से यह कलर्ड आयन देते हैं और इनका डी सबसेल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहां से? फ्रॉम द विजुअल रीजन। क्लियर है? तो चलिए आगे हम बात करें कि यह कैटालिटिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, कैटालिटिक नेचर मतलब यह कैटालिस्ट का कार्य भी करते हैं। ठीक है, मैंने बताया भी था, कई आपने एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकल भी आपने किया, रिएक्शन भी किया है कैटालिस्ट के प्रेजेंट में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर act as catalyst. ठीक है, this is because of variable valency। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है? डिफरेंट होती है। एंड टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनकी वेरिएबल वैलेंसी भी होती है और दे आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से यह कैटालिटिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? इसमें आपका वैलेडियम हुआ, इसके अलावा क्रोमियम हुआ, मैग्नीज हुआ, ये सब क्या है? कैटालिटिक का कार्य करते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ट्रांजिस्टर का कार्य करते हैं, तो यह मैग्नेटिक नेचर के कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल इनकम्प्लीट होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर पैरामैग्नेटिक। कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। बट सम आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो द डायामैग्नेटिक नेचर। क्लियर? मैंने इसके पहले आपको 11th क्लास में बताया है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक नेचर के कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसका ऑटोनोमस शेल का इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होगा। जब अनपेयर होगा तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। पेयर्ड होगा तो डायामैग्नेटिक। क्लियर?
तो कुछ मैग्नेटिक मैं फॉर्मूला देता हूं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम शो करते हैं म्यू से। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमको इक्वल टू रूट n प्लस 2 bm ये फार्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, वेयर n क्या है? n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड bm बोर मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है? बोर मैग्नेटान बोलिए या मैग्नेट बोलिए। ठीक है, ये क्या है? बोर मैग्नेटान। ठीक है, तो ये हमारे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसे डी सर्कल इनकम्प्लीट होगी, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। ये एलॉय का फॉर्मेशन भी करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। ठीक है, एलोट्रॉपिक नेचर। देखिए एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ, एलॉय होता क्या? एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल। जब दो से अधिक मेटल मिलते हैं तब क्या बनता है? एलॉय बनता है। ठीक है, तो आगे हम आपको दिखाएंगे दो मेटल जब मिलेंगे एलॉय का फॉर्मेशन जो होगा। तो एलॉय का फॉर्मेशन तभी होता है जब दो या दो से अधिक मेटल आपस में मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो देखिए ड्यू टू सिमिलरिटी इन केमिकल नेचर and almost similar atomic radius transition metal can form alloy। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इनके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक पर हम मिलते हैं कुछ कंपाउंड्स पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।